अभी हमें स्टार्ट करना है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जब बायर एंड सेलर दोनों को ही क्या होता है, पता होता है कि क्या किस रेट पे मार्केट में माल बिकेगा और किस रेट पे नहीं। एग्जांपल बताओ। हाँ, जैसे मार्केट हो गया, लोकल मार्केट हो गया ना, उस पे। तो अब मुझे ये बताओ कि एक कार्डियक सर्जरी या एक म्यूचुअल फंड, इसका परफेक्ट नॉलेज होता है क्या मार्केट में? जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है ना, तभी नॉलेज नहीं होता, समझे? उसके बाद उधर करेक्ट इंफॉर्मेशन निकालना ही बहुत मुश्किल है, राइट। और मिस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है मार्केट के अंदर, जैसे कि परसुएसिव एडवर्टीजमेंट। क्लियर? आपको परसुएसिव एडवर्टीजमेंट दिखा के मिस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। इसलिए हमेशा हमें खुद ही जांच करनी चाहिए कि वेदर वी आर इन्वेस्टिंग राइट और नॉट। ठीक है जी, क्लियर? अब आते हैं हम लोग असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे। क्लियर? नाउ व्हाट इज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? सिमेट्रिक तो था जब दोनों को पता होता है, असिमेट्रिक क्या है? जब दोनों को नहीं पता, राइट। या फिर बायर को ज्यादा पता है या फिर सेलर को ज्यादा पता है। जब बायर को ज्यादा पता है तो भी अलग केसेस आएंगे, और जब सेलर को ज्यादा पता है तो भी अलग केसेस आएंगे। क्लियर? पहला है, जैसे कि मान लो इफ द लैंडलॉर्ड नोज मोर अबाउट देयर प्रॉपर्टीज देन द टेनेंट्स। क्लियर? तो ये केस हो गया जहां पे सेलर को ज्यादा पता है। क्लियर? उसके बाद लोन देने की एबिलिटी, वो किसको ज्यादा पता है? हाँ, रीपे की एबिलिटी किसको पता है? अच्छा, रीपे की एबिलिटी लेंडर को कैसे पता हो सकती है? आपने पहले बोला देने की, तो जो लोन दे रहा है उसको ही बताऊंगी, लेंडर ही तो दे रहा है। हाँ जी, तो रीपे की एबिलिटी जो है वो पता होगी किसको? बोरोवर। क्लियर? अब मैं एक यूज्ड कार बेच रहा हूं, राइट, और वो कितनी क्वालिटी की कार है ये किसको पता होगा? जो बेच रहा है, यानी कि मैं, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस बायर नो मोर अबाउट देयर स्टेट ऑफ हेल्थ रेदर देन द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है? और सम ट्रेडर्स में पोजेसिव इनसाइडर इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। तो दिस इज नोन एज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और असिमेट्रिक सिनेरियो, जहां पे किसको ज्यादा पता होता है? हाँ, बायर या सेलर दोनों को पता हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना? डिपेंड है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफाइंड रूल है कि सेलर को ही पता होगा या फिर देयर डिफाइंड रूल की बायर को ही पता होगा। ठीक है? और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मार्केट फेलियर का। क्लियर? अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम। एक आता है एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है? एडवर्स सिलेक्शन किससे होता है? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से। क्लियर? अब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, आइदर टू द सेलर और टू द बायर। फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे आपने कार का एग्जांपल हमने लिया अभी। ठीक है? व्हेन वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अ नेगोशिएशन से एक्स possesses more relevant information to the contract, उसको ज्यादा पता है किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या फिर नेगोशिएशन के बारे में। किससे? पार्टी वाई से। तो वाई को इतनी नॉलेज नहीं है, राइट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रांजैक्शन की क्या होगी? मोर एक्यूरेट होगी एक्स की। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक्स को ज्यादा फायदा हो जाए किसमें? इस
डील में, बिकॉज ही नोज मोर इंफॉर्मेशन रेदर देन वाई. क्लियर? एंड दिस कैन लीड टू ignorant party at a loss, because X may have the advantage over Y of having more information. Clear? आगे बात समझ में. कई बार आपने देखा होगा, समटाइम्स एक व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज होती है और दूसरे व्यक्ति को कम नॉलेज होती है. तो जिसको ज्यादा नॉलेज होती है उसके पास प्लस पॉइंट होता है और वो उसको पपलू बना के या फिर पागल बना के उसको सामान को बेच देता है. राइट? तो यही यहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन है. जिसके पास ज्यादा नॉलेज उसकी जीत और जिसके पास कम नॉलेज उसके एंड पे लॉस. क्लियर? अब देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल, इन द इंश्योरेंस मार्केट, if the health insurance companies could costlessly identify the health risks of the buyer, then there is no asymmetric information. कुछ होगा ही नहीं अगर उनको पता होगा कि बायर के पास उसकी हेल्थ की कंडीशन क्या है. ठीक है ना? और इंश्योर क्या करेगा? लो प्रीमियम दे देगा, बिकॉज बायर का क्या है, लो रिस्क है और उसने क्लेम देना ही नहीं. ठीक है ना? और हाई प्रीमियम पे किसको बिकेगा? जिनके पास हाई रिस्क है. एक बात याद रखना, मैं किसका एग्जांपल देता हूँ? किस चीज का हाई रिस्क? हेल्थ का. हेल्थ का हाई रिस्क. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक लेडी है, उनका जो एज है वो 55 साल का है. क्लियर? और अपना एज है 30 साल का. जब आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस मांगोगे ना तो वो इसके ऊपर लोडिंग लगाएंगे. क्लियर? और इनका इंश्योरेंस महंगा देंगे आपको एज कंपेयर टू द पर्सन जिसकी एज 30 साल है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जल्दी, उनका एज जो है वो ऐसा है कि वो हेल्थ रिस्क पे है. समझ गए? और जो अगर वो हेल्थ रिस्क पे हैं तो फिर उनका प्रीमियम भी याद होना चाहिए, बिकॉज अंत न पंत उन्होंने क्या करना है, इंश्योरेंस तो डिमांड करना ही है. और कंपनी को रिस्क रहता है कि जो 30 साल वाला है, एक अनुमान पे चलता है ना कि ये अभी हेल्दी है, ये अभी स्वस्थ है इसका शरीर, तो ये इंश्योरेंस कम मांगेगा. लेकिन ये जो मोहतरमा है ये 55 साल की हैं और ये इंश्योरेंस का क्लेम इनका रेशो जो है वो ज्यादा आ सकता है, या प्रोबेबिलिटी इनकी क्लेम लेने की जो है वो ज्यादा. क्लियर? तो यही है मैटर ऑफ फैक्ट कि कई लोगों को ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है और कई लोगों को कम. क्यों? जो लो रिस्क पे है उन्हें कम प्रीमियम बेचा जा रहा है और जो हाई रिस्क पे उन्हें ज्यादा बेचा जा रहा है. ठीक है? और इंश्योरेंस कंपनी को कम पता है अबाउट द कंडीशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंश्योर्ड. जो इंश्योर्ड है उसकी कंडीशन के बारे में किसको पता है? इंश्योरेंस कंपनी को पता है या फिर खुद जो इंश्योरेंस बाय कर रहा है उसको पता है? जो इंश्योरेंस बाय कर रहा है. अब ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ पीपल विद हेल्थ हाई रिस्क टू ऑब्टेन इंश्योरेंस कवरेज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द पर्सन विद अ लेसर रिस्क. अब वो ये कहता है कि ये जो व्यक्ति है ना, जिनको पता है कि उनकी हेल्थ खराब है, वो लोग पहले आएंगे इंश्योरेंस लेने, एज कंपेयर टू दोज जिनको पता है कि उनकी हेल्थ सही है, वो एकदम हष्ट पुष्ट है. ठीक है? अब कंपनी को ये भी पता है कि अगर प्रोपोर्शन ऑफ अनहेल्दी पीपल ज्यादा हो जाए तो किनका पूल ज्यादा हो जाएगा? अनहेल्दी पीपल का. और अपने के क्लेम भी क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे. अब एक्चुअल रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? In such situation, yes, an insurance company extend insurance coverage to the applicant whose actual risk is substantially higher than the risk of insurance company known by the insurance company. समझ गए? अब इनको इंश्योरेंस तो देना ही है ना, वो देगी इनको, बिकॉज इनको पता है कि इनके कस्टमर यही हैं. ठीक है? जो इंश्योर्ड होता है, जो आज की डेट में चलो बहुत अनसर्टेन है, बट प्रोबेबिलिटी यही है, जो बंदे यंग हैं वो इंश्योरेंस कम लेते हैं एज कंपेयर टू जो लोग थोड़े अनहेल्दी ज्यादा या फिर हेल्दी नहीं है ज्यादा. क्लियर? आगे बस सर में. अब
देखो ये, अगर किसी भी स्टेट में एक्चुअल स्टेट ऑफ हेल्थ एप्लीकेंट इंश्योरेंस कंपनी को रिवील नहीं करता तो क्या होगा? कवरेज क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, है ना? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी ले रही है, 55 साल का है, इसको बीमारियां होंगी, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? हैवी क्लेम्स आ रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भी बढ़ा देगी, बिकॉज उनको पता है कि हेल्दी पीपल तो लो रिस्क पे हैं और वो ज्यादा जल्दी इंश्योर्ड होना चूज करेंगे नहीं एज कंपेयर टू दोज जो अनहेल्दी है, ठीक है ना? तो फर्दर इंक्रीज कर देगी अनहेल्दी लोगों का पूल और उनसे ज्यादा पैसे लेगी। क्लियर? और ये हमारा मार्केट का एडवर्स इफेक्ट हो गया आसिमेट्री का, बिकॉज दो पर्सन है, एक से कम पैसा लिया जा रहा है और एक से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। क्लियर? आगे बात समझ में। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? यस, पर्सन जब तक प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा प्रीमियम बढ़ाने का, जब तक प्रोसेस में जो हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल है वो अनहेल्दी लोग, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू बाय इंश्योरेंस आर अनहेल्दी। क्लियर? प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक तुम इंश्योरेंस लेते रहोगे अनहेल्दी होके वो तुमसे ज्यादा पैसे लेते रहेंगे, और जब तुम हेल्दी हो वो तुमसे कम पैसे लेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदर का जो इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू माई इंश्योरेंस, बिकॉज शी माइट बी एट द रिस्क ऑफ सम क्लेम rather than me। ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है मुझे भी जरूरत पड़ जाए, राइट? बट वो तो प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं ना। क्लियर? एक अनुमान पे चलता है हर चीज। इतना समझ आया? अब देखो, जब ज्यादा लोग अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक है, और मोर अनहेल्दी बायर्स हो जाएंगे, इंश्योरेंस क्या होता जाएगा? महंगा होता जाएगा, एक्सपेंसिव होता जाएगा, राइट? इन द एक्सट्रीम केस द इंश्योरेंस कंपनी स्टॉप सेलिंग टू द इंश्योरेंस टू द मिसिंग मार्केट। मिसिंग मार्केट कौन सी है ये? नहीं, जो ले ही नहीं रही इंश्योरेंस, बिकॉज दे नो दे आर हेल्दी, राइट? वही मिसिंग मार्केट है। इफ द सेलर विश टू डू बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी देन they have to incur considerable cost in terms of time and money to identify the extent of different buyers which would turn the increase of insurance premium। अब इनको पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के लिए द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट बायर, कौन सा बायर कितने रिस्क पे है, और उससे उस हिसाब से प्रीमियम चार्ज करना चाहिए। बिकॉज अगर तुम हेल्दी बायर से भी उतना ही चार्ज करते हो जितना अनहेल्दी बायर से करोगे तो क्या होगा? हेल्दी वाले क्यों आएंगे भाई तुम्हारे पास? नहीं आएंगे, ठीक है ना? और फायदा किसको बेचने में? सर वैसे हेल्दी वालों को है कि उनको क्लेम ही नहीं जाएगा। यस, हेल्दी वालों को उनको क्लेम नहीं जाएगा। अनहेल्दी वालों को तो पता है ये क्लेम मांगेंगे, है ना? तो ये सब है कि हम लोगों को चेक करना है डिफरेंट पैरामीटर्स पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई इस एज से इस ग्रुप का जो इंश्योरेंस इतने का है वो इतने पैसे का है, और जो इस एज में है अगर वो इतना कवरेज मांग रहा है तो इसका इतना पैसा। क्लियर? आगे बस समझ में। अब when dealing with the problem of asymmetric information, the most frequently cited and the suited example in the economy is the Lemon problem। Lemon problem का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, सेकेंड हैंड कार क्या हो सकती है? सेकेंड हैंड कार्स या फिर क्या होंगी? आइदर दे मे बी ऑफ गुड क्वालिटी और मे बी ऑफ पुअर क्वालिटी, और इनको हम यहां मान लेते हैं लेमन। और किसको पता है कि मेरी गाड़ी कितनी सही चलती है?
जो बेच रहा है, जो उसे चलाता है, जो उसका मालिक है। द ओनर ऑफ द कार नोज मोर अबाउट द क्वालिटी देन एनीवन एल्स। वाइल अब वो उसको क्या कर रहा है, सेल के लिए ला रहा है, क्या वो सारे फैक्ट डिस्क्लोज कर देगा जी मेरी गाड़ी में ये बार बार हीट कर जाती है, इसका कूलेंट बाहर आ जाता है? नहीं करेगा ना। तो हाँ, वो मोटा मोटा जो आपको दिख गया सो दिख गया, नहीं तो कौन बताता है? नो वन टेल्स ना, दे विल नॉट टेल यू। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पुअर क्वालिटी की कार जो लेमेंस है उसमें क्या होगा, बट सेलर प्रॉफिट ले जाएगा बायर से, बिकॉज यहाँ पे अगेन एक इंफॉर्मेशन है, एक को पागल बनाया जा रहा है बिकॉज ही डोंट नो, एक ज्यादा समझदार है बिकॉज ही नो। तो जो ज्यादा समझदार है उसके पास बेनिफिट है, और जो कम नॉलेज रख रहा है उस कार की, उसे क्या है, लॉस हो जाएगा। क्लियर? अब based on the probability that the car on the sale is lemon, the buyer willingness to pay any for the car will be based on the average quality. Since there is a quality uncertainty, the amount of risk price offered for any used car is likely to be very less. Clear? Up. Since the price offered in the market is much lower than the acceptable one, seller of the good quality will not be inclined to place the car for sale in the used car market. अब देखो, जिसकी गाड़ी खराब है वो क्या करेगा, ले जा भाई इसको एंड टेक इट, कोई दिक्कत नहीं, सस्ते में भी ले जा, ठीक है, बिकॉज ही नो कि उसकी गाड़ी इतने की नहीं है, और जो ले रहा है अब वो राम भरोसे जा रहा है, और जो बाद में रोएगा वो कि गाड़ी गलत ले ली। हाँ जी, तो यही तो है ना कि वो इंजीनियर नहीं हो सकता। अब ये थोड़ा कि गाड़ी लेने के लिए आप इंजीनियरिंग कर लोगे, बिल्कुल चेक कराना चाहिए, मैं आपकी जरूर बात कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओनर क्या करेगा, या तो किसी ऐसे बंदों को बेचेगा जो उसका रिलेटिव होगा या उसका फ्रेंड होगा कि ये गाड़ी अच्छी है, आप इसको ले लो, बिकॉज सही गाड़ी ना ऑनलाइन बिकने नहीं आएगी, बिकॉज गाड़ी कोई एक आसान चीज नहीं है जी, और कोई अपनी गाड़ी आसानी से बदलता भी नहीं है जब तक वो उससे दुखी ना हो जाए या पक ना जाए, राइट। तो अब इससे क्या हो रहा है, सिर्फ लेमन्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, गुड क्वालिटी तो कार भी क्या हो रही है, डिसअपेयर हो रही है, और सारे क्या हो रहे हैं, गाड़ी नहीं बेच रहे बट क्या बेच रहे हैं, लेमन्स, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज मार्केट फेलियर, बिकॉज मार्केट में सिर्फ वही गाड़ियां हैं जो लो क्वालिटी की हैं बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, और रिस्क जो बायर का है वो क्वालिटिवली बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, और लो क्वालिटी की गाड़ियां जो है वो मार्केट में बहुत आ चुकी है, और इस वजह से हाई क्वालिटी की गाड़ियों के दाम भी क्या हो रहे हैं, कम लग रहे हैं, हाँ कम लग रहे हैं ना, तभी तो वो नहीं बिक पा रही, बिकॉज पुअर क्वालिटी की गाड़ी आई, लोग बोल रहे कि सेकंड गाड़ी के दाम तो इतने होने चाहिए, राइट। तो जो अच्छी गाड़ी है उनके दाम भी नहीं मिल पा रहे, बिकॉज मार्केट किससे फ्लड है, गाड़ियों से नहीं, लेमन्स से। क्लियर? और जो लेमन्स यहाँ पे मार्केट में आए, ठीक है, वो क्या है, पूरा क्वालिटी के लेमन्स हैं, वो गाड़ियां नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गुड क्वालिटी के सेलर्स हैं वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे भाई हमें नहीं बेचने सस्ते दामों में, हम चला लेंगे लेकिन हम अच्छी क्वालिटी की गाड़ी इस रेट पे नहीं बेचेंगे। तो जो सेकंड हैंड मार्केट है उसका क्या हुआ, फेल होगी ना वो मार्केट, जब लोग ले रहे हैं हमेशा पोर क्वालिटी ले रहे हैं, तो फेल कैसे हुई, तो जल्दी अभी तो ये लिखा है ना कि फ्लडेड है ना, तो फिर एक मिनट, अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां कहाँ, उनकी मार्केट में, तो आपके मार्केट में अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड हैंड मार्केट से आप गाड़ी ले लो, तो आप मुझे क्या रिप्लाई दोगे,
कि सर सेकंड हैंड मार्केट की गाड़ी में तो मार्केट में सिर्फ लेमन्स मिलते हैं, गाड़ियाँ नहीं मिलती, तो वहाँ से लेने का कोई फायदा है ही नहीं। अब सारे जब इस सोच के हो जाएंगे लोग तो वो मार्केट तो खत्म हो जाएगी ना। क्लियर? तो उस मार्केट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में सही दाम मिले, दूसरा जो क्वालिटी ऑफ कार्स है वो क्या रहे, सही रहे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब मोरल हज़ार्ड क्या है? देखो, जब कभी भी एक्सटर्नलिटी आती है, ठीक है, अब एक्सटर्नलिटीज में क्या होता है, कुछ बंदों को एडवर्स इफेक्ट आता है जैसे कोरोना वगैरह आता है, ठीक है, और एक्सटर्नलिटीज भी होती है कि लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन को नुकसान होता है और मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन को फायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज्म है कि भैया जो इन्फॉर्म्ड पर्सन है वो किसका फायदा उठा रहा है, लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन का। ठीक है ना, और यहाँ पे एक जो मोरल हज़ार्ड है वो क्रिएट हो रहा है कि वो शरीफ है तो उसका एडवांटेज लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है? यस, अब देखो, ऐसा जब होता है जब दूसरी जो पार्टी है जिसको ज्यादा पता है उसको उसके कंसिक्वेंसेस बियर नहीं करने पड़ रहे, और जो दूसरी पार्टी रिस्क ले रही है सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का, भुगतेगा कौन? वही जिसको कम नॉलेज है। बिकॉज जिसको नॉलेज है वो तो क्या कर रहा है, चालाकपंती कर रहा है, एडवांटेज ले रहा है, तो वो क्या कहेगा, गंदी गाड़ी बेच लेगा। अब उसके पल्ले से तो हट गई वो गाड़ी और किसके सर पे आ गई, जिसने ली है वो पुअर क्वालिटी की गाड़ी। अब उसके साथ रिस्क ज्यादा हुआ और जिसको पता था उसके साथ रिस्क कम हुआ। तो यहाँ पे जो नैतिकता है, ठीक है, जो मोरल जिसे हम कहते हैं मोरालिटी है, वो क्या होगी, नहीं लेगा। मोरालिटी तो वही तो मोरल हज़ार्ड है। हज़ार्ड क्या होता है, खतरा, है ना, और मोरालिटी को खतरा हो रहा है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा गंदी गाड़ियां बेच के फायदा उठा रहे हैं उन लोगों का जो है नई गाड़ी नहीं खरीद सकते या फिर जिनको नॉलेज कम है। ठीक है, देखो जी, अब इंश्योरेंस मार्केट में कैसे मोरल हज़ार्ड आता है, एक एग्जांपल ले लो। एक ड्राइवर है who has a comprehensive insurance tend to be less careful while driving and may increase the probability of insurance claim when someone is protected by paying the full cost to their harmful action. They tend to act irresponsibly and making the harmful consequences more likely. For example, देखो, मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी का क्लेम जो मुझे मिलना है ना वो 50% मिलना है, 50% मैंने बियर करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं गाड़ी सही से चलाऊंगा क्योंकि मुझे पता है फाइल चार्ज मेरे को देने पड़ेंगे और 50% भी मैं ही भुगतूंगा। बट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, इसके बारे में, अगर मुझे पता है कि मेरा जो फाइल चार्ज लगेगा और 100 के 100% कंपनी उठेगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल ओनली, तो वो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो मोरालिटी है ना ड्राइवर की वो खत्म हो रही है। वो इररिस्पॉन्सिबली गाड़ी चला रहा है बिकॉज इसको पता है कि इसका मुआवजा तो कंपनी देगी, मेरी गाड़ी तो फुल्ली इंश्योर्ड है। ठीक है, और वो जो मोरल बिहेवियर है ड्राइविंग का वो भूल गया। क्लियर, और वो लाइकली टू क्रिएट मोर क्लेम्स। ये हो गया हमारा कार इंश्योरेंस का केस, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस का केस। क्लियर, अब अपना डाउट पूछिए। इंश्योरेंस का भी ड्रॉबैक हो गया ना, वो इंश्योरेंस ले जा रहा है, मतलब ले रहा है और फिर भी गाड़ी ऐसे चला रहा है। हाँ, तो फिर मोरालिटी कहाँ गई? अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो मतलब आप रफ ड्राइविंग करो। सर वो भी तो होते, कंपनी में लोग वेयर हाउस चला देते हैं ताकि उन्हें इंश्योरेंस क्लेम हो जब प्रॉफिट में जाने के लिए होता है ना सर। सम टाइम इट हैपेंस, जान वो तो ज्यादा चला रहे हैं। तो वही तो चालाकी तो टॉपिक है आज का, चालाकी तो टॉपिक है। एक बंदा चालाक है तभी तो दूसरा
परेशान हो रहा है, और तभी तो वो प्रॉफिट कमा पा रहा है, जो कि ऐसा बंदा है जो चालाक नहीं है। गऊ आदमी से प्रॉफिट कमा रही है लोमड़ी, तो मोरल तो यही है ना इसका। उसके बाद इन केस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, द मोर वन कॉस्ट आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, द लेस ही केयर्स वेदर डॉक्टर चार्जेस excessive fees or uses insufficient or costly procedure as a part of health care। अब देखो जी, ऐसा है, अगर मेरा इंश्योरेंस है ना, मैं तो जाके लेट जाऊंगा जी अस्पताल में, है ना जी, लो जी इलाज कर लो, मेरा तो ये रहा कार्ड और मैंने तुमको दे दिया, क्लियर। और जब मैंने तुमको ये कार्ड दे दिया तो अब मेरे को क्या मतलब, क्या मतलब कि डॉक्टर क्या कर रहा है, पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने देना है, और मैंने तो क्या करा है, मैंने तो अपना काम कर दिया, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं किस चीज की, खुद का पैसा नहीं। और खुद का पैसा लग रहा होगा ना, तो पहले मैं 4 डॉक्टर से कोटेशन लेके आऊंगा जी, इसकी पैसे कितने लगेंगे, इसके पैसे कितने लगेंगे, क्लियर। और जब मेरे पास कार्ड है तो ठीक है जी, क्या करना है, देना इंश्योरेंस कंपनी ने, तुम जानो इंश्योरेंस कंपनी जाने, मेरे को तो ठीक होने से मतलब है, क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ले रखा, ठीक है। बाहर जाओ तो बहुत महंगी जगह जाओ। हाँ, वेदांता में जाएंगे 5 स्टार होटल में। हॉस्पिटल से ज्यादा चार्ज करते हैं जब इंश्योरेंस होता है बहुत बनाते हैं, मैं नहीं करती, मुझे पता है इंश्योरेंस देगी तो मुझे बना देते हैं, हॉस्पिटल से चलना पड़ता है। अब देखो, अगर कंपनी, इफ द कंपनी कुड कॉस्टलेसली मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ द इंश्योर्ड, इट कैन चार्ज हायर फीस फॉर देयर मोर क्लेम्स। अगर हमें पता होता, इंश्योरेंस कंपनी को पता होगा कि ये व्यक्ति जाके सीधा भर्ती होने वाला है, राइट, और ये ऐसा प्रवृत्ति का आदमी है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ज्यादा चार्ज करेगी प्रीमियम, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस कंपनी मॉनिटर तो नहीं कर सकती बिहेवियर ऑफ द इंश्योर्ड ना, वो किस प्रवृत्ति का आदमी है, इसको कैसे मॉनिटर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ये तो बेचने के बाद पता लगेगा क्लेम आएगा कि नहीं आएगा, राइट। कोई ऐसा मीटर तो है नहीं जी मत्थे पे लगाया पता लग गया इतना चला के, राइट। सो हो सकता है एक्सीडेंट जेन्युइन है, या फिर कॉशियसली इंश्योर्ड के द्वारा एक्ट कराया गया, जो आप बात कर रहे थे अभी कि सम टाइम इट हैपेंस, आपका डाउट लेता हूं कि इंश्योर्ड तरीके से घटनाक्रम को अंजाम देता है, ठीक है। तो ये बहुत पता लगा पाना मुश्किल है। हाँ जी, सर तो अपने आप को एक्सीडेंट क्यों करवाया? अपना एक्सीडेंट नहीं कराएगा, मान लिया, बट सम टाइम इट हैपेंस कि नहीं, जानबूझ के थोड़ी करता है, तो ये कैसे? वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो बीमार है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगर तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारी जेब से पहचान है, तो तुम इलाज का सबसे सस्ता ऑप्शन ढूंढोगे। जहाँ ऑपरेशन 50,000 में हो रहा हो वहां कराओगे, या 5 लाख में हो रहा है वहां कराओगे। अफोर्डेबिलिटी तो मैटर करेगी ना, जान बचा नहीं तो 5 लाख करोड़ में क्यों 50,000 में जान बच जाएगी, एम्स में जान नहीं बचती क्या लोगों से लिस्ट पे लेना। वही तो इंश्योरेंस कंपनी कहना चाह रही है कि इंश्योरेंस कंपनी भी तो यही कह रही है कि खुद का पैसा लगता ना तो 10 जगह कोटेशन लेके आता। अब ये हमारा पैसा लगना है ना, तो भैया आपको जैसे करना है वैसे कर लो, हमें क्या मतलब। आप इतने धक्के खाओगे क्या, आपको स्टोन का पेन हो रहा है, आप कोटेशन लेते घूमोगे। आपके पास इंश्योरेंस का कार्ड है, आप कहोगे फटाफट ये कार्ड पकड़ो जी और मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है और मेरा इलाज करो, क्योंकि आप तो पेन में हो ना जी। लेकिन जब आपके पास कार्ड नहीं होगा ना, पता आप क्या करोगे, आप इंजेक्शन लगवाओगे पेन किलर का
और आप पहले 4 डॉक्टरों को वहां बैठे कोडिंग करोगे, जी भाऊ जी मेरे को पथरी निकलवानी है अपनी, ठीक है, इसका खर्चा कितना है। और ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। मेरे को एक MRI कराना है, एक बंदा 12,000 कर रहा है, एक बंदा 8,000 कर रहा है, सेम एक व्यक्ति 4,500 रुपये का कर रहा है, तो मैं किसके पास जाऊँ? 4,500 वाले के पास। क्लियर? या कोई ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो 50% का ऑफ दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई छोटी चीज तो ना है। ऐसा नहीं, इतना भी नहीं होता कि बहुत सारा मिस्टेक हो जाएगा। मेरे साथ होता है जो समटाइम इट हैपेंस इन द एक्सट्रीम केसेस। मैं तो दिन में कैरेट मार पेड़ पर दिया, मतलब दूसरे जगह जाकर करवाया तो पथरी गुम हो गई। गैस का उस टाइम दिमाग खराब हो गया। अब ये जो चालाकी हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? सर इंश्योरेंस वालों को पूरी नॉलेज, फुल नॉलेज किसी को भी नहीं हो सकती। ना ही आप डॉक्टर बन जाओगे इस जन्म में, और ना ही आप उसी के साथ सीए भी बन जाओगे, और ना ही आप उसी के साथ इंजीनियरिंग भी कर लोगे, और ना ही उसी के साथ आप IPS भी बन जाओगे। तो फुल नॉलेज तो कभी हो ही नहीं सकती मार्केट में। जिसका काम उसी को साझे। और आप सोचो कि मैं तो ये भी जानता हूँ जी और ये भी जानता हूँ, तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो जाए। The existence of free market doesn't altogether eliminate the need for the government intervention. जैसे जब कलयुग में पाप बढ़ेगा तो भगवान धरती पे आएंगे ना, तो यहाँ पे हम वो भगवान जी मान लेते हैं गवर्नमेंट को। अब ये पाप बढ़ रहा है, एक चालाक व्यक्ति गौ आदमी का फायदा उठा रहा है, ठीक है, और एक जीत में है, एक नुकसान में है। तो इनका जो रक्षा करने आएगी वो आएगी गवर्नमेंट, और जो नेसेसरी लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम है उसको फैसिलिटेट कराएगी ताकि मार्केट फेलियर ना हो। देखो जी, अगर ऐसा होने लग गया ना कि हर कोई जा रहा है इंश्योरेंस करा रहा है और क्लेम लिए जा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी कल से इंश्योरेंस नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो फिर हार में ही है। 50,000 का इंश्योरेंस कराओ, 5 लाख का प्रीमियम पाओ, है ना? ये तो बढ़िया स्कीम हो जाएगी। 50 में 5, कौन नहीं जाएगा? सब जाएंगे। तो पहले 2 चीजें हैं, एक तो वो चेक करेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि व्यक्ति किस हद तक सच बोल रहा है या किस हद तक गलत बोल रहा है। फिर उसके बाद वो चेक करेंगे कि इसको इंश्योरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर वो ये चेक करेंगे कि जो व्यक्ति है इसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि ये क्लेम ले सकता है, उसके साथ वो चार्ज कर ले। क्लियर? आई बात समझ में? सो इधर हम मान लेते हैं गवर्नमेंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू प्रिवेंट मार्केट फेलियर। अब कैसे? एक तो गवर्नमेंट आपका नेसेसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वाटरवेज है, वो बना के देगी। क्लियर? हाँ जी। देखो जी, व्यापार तो जब ही होगा ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब आपका जो एयरपोर्ट है और जो मानेसर है वो सीधा कनेक्टेड है NH8 से। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है ताकि आपका जो मार्केट है वो बढ़ सके। मार्केट को फैसिलिटेट कर रही है ना मार्केट बढ़ाने के लिए। अब लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देगी, रूल ऑफ लॉ लाएगी, प्रोटेक्शन लाएगी लोगों के लिए। अगर ऑर्डर नहीं होता तो त्राही हो जाती। आप कहो कि जी कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ऐसा नहीं है जी, है, तभी तो आपको डर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही ना हो तो फिर तो कोई डरे ही ना, राइट?
it is their legal framework, it is their regulatory framework, MRTP Act, Competition Act, clear, Industrial Act, Companies Act, ये किस लिए बनाए गए? एक्सप्लॉयटेशन के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए बनाए गए? प्रोटेक्शन, राइट। सो गवर्नमेंट विल इंटरवेन एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म एंड इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज द मार्केट पावर। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है और मार्केट पावर को कम करना चाह रही है, मोनोपोली को खत्म करना चाह रही है। अब देख लो, मैंने वही बोला आपको, कैसे करेगी वो? बाय प्रोवाइडिंग द लॉज। अब कंपटीशन एक्ट आया पहले 2002 में, उसके बाद अमेंडमेंट आई उसका 2007 में। ऐसे ही गवर्नमेंट यूके की है, यूएस की है, वो अपने लॉज बनाती है, लेजिस्लेशन लाती है, ताकि जो भी आपके ये मार्केट फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। क्लियर? गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन लाया, क्यों लाया? ताकि मार्केट से मोनोपोली खत्म हो जाए, फ्री मार्केट हो जाए, राइट। और गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया मर्जर पे और एक्विजिशन पे, बिकॉज किसी की डोमिनेंसी क्रिएट ना हो, हर कोई मार्केट के अंदर इजी एंट्री और एग्जिट ले सके। प्लीज अंडरलाइन दोज वर्ड्स विच आई एम अंडरलाइनिंग हियर। प्राइस कैपिंग लाती है गवर्नमेंट, प्राइस रेगुलेशन लाती है, प्रॉफिट का रेगुलेशन लाती है, राइट, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, नेशनलाइजेशन का प्रोडक्ट लेके आती है, कॉपीराइट्स लगाने के लॉज लेके आती है, पेटेंट राइट के लॉज लेके आती है, ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी ने कोई इनोवेशन कराया तो उसका चीट ना हो। क्लियर? तो ये सब एग्जाम्पल हैं कि गवर्नमेंट मोनोपोली और डोमिनेंसी को खत्म करेगी और अपने इंटरवेंशन से सही से करेक्ट करेगी इन चीजों को। क्लियर? आई बात समझ में? अब टू प्रमोट ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोशल रिटर्न शुड बी मैक्सिमाइज्ड एंड सोशल कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। क्लियर? अब देखो एक्सटर्नलिटी क्या है? एक्सटर्नलिटीज क्या थी? We have two types of externalities, either positive or negative, जिसको बियर करना पड़ता है थर्ड पार्टी। अगर एक फैक्ट्री से धुआं बहुत ज्यादा आ रहा है, ये शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके आसपास के लोग उसको बियर कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। और गवर्नमेंट should take various steps ताकि वो इनके नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कंट्रोल कर सके। आई बात समझ में? वो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाती है ना, कि भैया इतना पोल्यूशन एक्सेप्टेबल है, इससे बाहर एक्सेप्टेबल नहीं। क्लियर? आई बात समझ में? अब एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ। गवर्नमेंट इनिशिएट करती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की तरफ, वो कंट्रोल करना चाहती है, रेगुलेशंस बनाना चाहती है, जो कि रेगुलेट करेंगे किसके? एक्शंस को, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के। जो मार्केट में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आ रही हैं उनके एक्शंस को रेगुलेट किया जाएगा, पॉलिसीज बनाई जाएंगी ताकि आपके जो एक्सटर्नलिटीज हैं वो कम हो पाए। क्लियर? गवर्नमेंट क्या करेगी? लेजिस्लेशन लाएगी, फिक्स कर देगी एमिशन स्टैंडर्ड को, क्लियर, पोल्यूटेंट्स को, कोटास बना देगी, लाइसेंसिंग लाएगी, मैंडेट क्रिएट कर देगी कि इतनी प्रोडक्शन एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर आप एक दिन में प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे कि डीजल कार बंद हो जाती है पोल्यूशन के टाइम पे, है ना, सीएनजी इलेक्ट्रिक कार्स चलती हैं, या ओड एंड इवन का रूल आ जाता है, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? टू कंट्रोल द
एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव इफेक्ट। स्मोकिंग बैन कर रखी है कंप्लीटली पब्लिक प्लेस पे, टबैको की एडवर्टीजमेंट नहीं देनी, पैकिंग और लेबलिंग प्रॉपर करनी है, ठीक है ना, लेबलिंग रूल्स है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो गया हमारा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1896 का हो गया। गवर्नमेंट लिमिट बना देगी कि इतने पोल्यूटेंट जो है वो एयर के अंदर या फिर वाटर के अंदर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में जो नई फर्म्स है वो कब आएंगी? वो तभी आएंगी मार्केट में जब उन्हें लगेगा कि मार्केट में इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बियर करने के बाद या बेयर करने के बाद हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कौन आएगा? नो वन विल कम, एवरीवन विल से राम राम है जी, अपनी तो हम यहाँ पे नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ सो मच रेगुलेशंस, वी आर नॉट हेयर टू डू समाज से, राइट। सो गवर्नमेंट लेकिन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अगर ये रूल्स नहीं बनाएगी एनवायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड या पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, तो एक अनएक्सेप्टेबल लिमिट तक पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे जो कि अनबेयरेबल हो जाएंगे। हर चीज लिमिट में सही है, इसके लिए उन्होंने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना रखा है, ठीक है, हर स्टेट के अंदर होता है ये, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया भी बना रखा है, क्लियर, जो पोल्यूशन कंट्रोल करता है हर स्टेट के अंदर, ठीक है। अब गवर्नमेंट कैपिंग भी लगा सकती है, ट्रेड करना है जी इतना। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ट्राई टू ऑल्टर द प्राइस ऑफ द गुड थ्रू टैक्सेस एंड द सब्सिडीज, ताकि मार्केट में जो बिहेवियर है मार्केट का वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्लियर। आई बात समझ में? क्या करेगी गवर्नमेंट? पोल्यूशन टैक्स लगाना शुरू कर देगी कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर पोल्यूशन टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कैपिंग लगाना शुरू कर देगी जी, इससे ऊपर आप क्या करोगे? नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट कहेगी कि साइज ऑफ द टैक्स विल डिपेंड अपॉन द पोल्यूशन, जितना ज्यादा आप पोल्यूशन फैलाओगे उतना ज्यादा टैक्स आपके ऊपर लगेगा, ठीक है ना। अब जो ये टैक्स लगाया है, क्या इसका पूर्णतः तरीके से फायदा मिलेगा? बात ये, सबसे पहली बात, टैक्सेस लगाना और उनको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। हर फैक्ट्री के लिए अलग अलग चीजें आ जाएंगी, अलग अलग डिफिकल्टीज आ जाएंगी, मॉनिटर कैसे करें इसको। और अगर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट होगी इनइलास्टिक, जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो उस केस में क्या होगा? प्रोड्यूसर विल इजीली शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू द कंज्यूमर, क्योंकि उसको पता है प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, और इसकी जो कॉस्ट ऑफ बेयरिंग है टैक्स की, वो भी ये बियर करेगा ही करेगा, बिकॉज इसको तो खाना ही खाना है। तो इस केस में जो हम इफेक्ट कम करना चाह रहे थे वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ टैक्स तुमने अगर लगाया तो फैक्ट्री राम राम भी कर सकती है जी, इतने टैक्सेस हैं, हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो रही, हम फैक्ट्री को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अपने डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल से फैक्ट्री बंद, विच विल रिजल्ट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। हम तो चीजें सुधारने गए थे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करी तो ये देखा गया कि चीजें तो और बेकार हो रही है। तो ये भी इसके इफेक्ट हो सकते हैं, राइट।
अब सेकंड इफेक्ट क्या हो सकता है? ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स। नाउ इसमें क्या होता है? आपने कार्बन क्रेडिट्स के बारे में कभी सुना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें क्या होता है। अब आप ना अपना परमिट बेच सकते हो। मान लो मेरे को अलाउड है 200 यूनिट तक, मतलब मैं पोल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ, एवरेज जो भी इसका यूनिट है। और अपना हाँ, इनको अलाउड है कि भैया आप 400 यूनिट तक कर सकते हैं। अब इन्होंने जो काम किया वो 200 यूनिट पोल्यूशन क्रिएट कर दिया। इनके पास कितने फालतू पड़े हैं? 200 और पड़े हैं, और मैंने भी 200 तक कर दिया, मेरे तो खत्म हो गए क्रेडिट्स। और ये जो है इनके क्रेडिट्स नहीं हुए और इनका काम खत्म हो गया, इनका टारगेट पूरा हो गया। अब ये क्या करें? ये कहेंगे कि मैं अपने क्रेडिट्स जो है वो सर को भेज देता हूं, सर का काम भी पूरा हो जाएगा और क्या होगा? प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं हम सेलिंग ऑफ क्रेडिट। पॉल्यूशन भी उतना ही रहा, 400 इसने करा या मैंने किया, उससे क्या मतलब? नहीं नहीं, वो तो आप अजम्पशन ले रहे हो, मान लो। नहीं, वो हम अजम्पशन लेंगे तो फिर बहुत चीजें हो जाएंगी। हम ये मान रहे हैं कि पोल्यूटेंट का जो एयर पोल्यूशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, क्लियर? तो फिर क्रेडिट तो खत्म ही हो जाएंगे। पोल्यूशन जितना ज्यादा होगा क्रेडिट भी तो जल्दी खत्म होंगे। अगर मैं ज्यादा पोल्यूशन डालूंगा तो फिर मेरा क्रेडिट भी तो जल्दी खत्म होएगा। मान लो इसके ये प्रोडक्ट में 50 का पोल्यूटेंट आता है और मेरे प्रोडक्ट में 100 का आता है, तो मैं 2 ही तो बना पाऊंगा और ये 4 बना लेगा। आपकी बात भी अगर मैं बड़ी रख दूं तो फिर क्रेडिट तो मेरे खत्म ही होंगे या नहीं होंगे? क्लियर? तो सरकार ये कहती है कि जो पोल्यूशन है वो उतना ही रहना चाहिए। या तो आप नंबर फिक्स कर दो कि भाई हर कोई सिर्फ इतना ही पोल्यूशन कर सकता है, एक्स्ट्रा बच जाए तो आप दूसरी फर्म को बेच सकते हो और वहां से आप मनी को अर्न कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? जो फर्म है ना वो ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करेगी जो लेस पोल्यूशन क्रिएट करे, rather than buying the credit, वो टेक्नोलॉजी को एनहांस करे। अब जो पोल्यूटर है, हाई पोल्यूटर है, वो क्या करेंगे? क्रेडिट बाय करेंगे। और अगर वो क्रेडिट बाय करते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना? और जो लेस पोल्यूटर है उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिकॉज अपनी सरप्लस लिमिट जो है वो किनको बेच रहे हैं? मोर पोल्यूटर्स को, और वो मोर प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या हो रहा है? एनकरेजमेंट मिल रहा है किस चीज का? नॉट टू पोल्यूट। राइट? जितना पोल्यूशन कम उतने क्रेडिट बचेंगे, तो उतने क्रेडिट हम आगे बेच के दूसरी फर्म से पैसा कमा लेंगे। हाँ जी, ठीक है। ये सारे आपके कुछ कंट्रोल है, ये नाम है, सर्टिफिकेट्स लेना, ये सब लेना, ये रूल्स बना रखे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा पोल्यूटर ना करें या पोल्यूटर ना बने। क्लियर? एनर्जी कन्वेंशन बिल एक्ट पास हुआ था हमारा 2022 में, एम्पावर किया कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम आप चला सकते हैं, ठीक है, और लागू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपर लिमिट आपने कैपिंग लगा दी कि अपर लिमिट ये है जी, इससे ऊपर पोल्यूशन नहीं करोगे आप। अगर इससे ऊपर पोल्यूशन करोगे तो या तो आपके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज आप किसी ओर से बाय कर लो, ठीक है, वो आपको ज़्यादा सही पड़ेगा। तो 2 अप्रोच आई यहाँ पे, कौन कौन सी आई? आइदर टू अप्लाई मोर टैक्स टू द मोर पोल्यूटर्स, और
आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट स्कीम लगा सकते हो, कैप लगा सकते हो, ठीक है। और जिनके पास क्रेडिट बच रहे हैं वो आगे अपने आप को, अपने क्रेडिट को बेच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक पोल्यूशन तो कम हो रहा है, अगर व्यापारी की साइड से सोचूं तो क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही है प्लस प्रॉफिट भी कम हो रहा है, ना। तो अब क्या करेगा व्यापारी, ऐसे तो वो डिस्करेज हो जाएगा कि ये तो मेरे लिए कॉस्ट बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन की, मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो मुझे क्रेडिट बाय करने पड़ते हैं, और अगर मैं क्रेडिट बाय करता हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ती है। अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी प्रोडक्ट्स पे ताकि इनकी प्रोडक्शन ना रुके, सब्सिडी देगी कंज्यूमर को ताकि ये डिमांड करते रहें और इनके साइकिल चलती रहे। प्रोडक्शन ऑफ स्केल आ जाता है ना जब, है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ स्केल क्या कहता है, जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतनी कम लागत हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा ना, पढ़ा हमने कॉस्टिंग चैप्टर में, राइट। तो ये जो आपका सब्सिडी वाला पार्ट है, ये जो चिंता है किसकी, प्रोड्यूसर की, उसको खत्म कर देगी, क्लियर। और दोनों की साइड से प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी कम हो गया, है ना। जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, गवर्नमेंट एंगेज करती है एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, क्लियर। तो ये सब हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एजुकेशन देती है, टॉक्सिक साइट्स के लिए वाटर बॉडीज जो हमारी खराब हो रही है वो बची रहे इसलिए करती है, ठीक है ना। अब मैरिड गुड्स, अगेन वही गुड्स जो कि अंडर प्रोड्यूस्ड और अंडर कंज्यूम्ड भी हो जाते हैं कई बार, बट मार्केट को प्रोवाइड तो कराना ही है, बिकॉज मैरिड गुड्स क्या है, हेल्थ केयर, वेलफेयर फैसिलिटीज, हाउसिंग, ठीक है ना, और इनके मेरिट्स ही हैं, कोई नुकसान तो है नहीं, तो गवर्नमेंट इनको कैसे करे, अगेन वही सब्सिडी देगी, ठीक है ना, ताकि लोग मैरिड गुड्स को भी प्रोड्यूस करें, ठीक है। आप इलाज कर लो, आधा पैसा हम देंगे, आधा पैसा आप देना, ताकि लोगों का इलाज हो जाए। तो ये हो गया मतलब एक मैरिड गुड का एग्जांपल, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवेन करके मैरिड गुड को, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट बोल सकती है कि सबको इंश्योरेंस लेना है जी, क्योंकि अगर कोई रोड पे गिरेगा, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस होगा, ठीक है। रात की बात है, कल मैं एक 10:30 बजे जा रहा था, ठीक है, तो 10:30 बजे मैंने देखा एक व्यक्ति रोड पे गिर गया। अब वो रोड पे गिर गया, उसने ना हेलमेट वेलमेट तो पहन रखा था, लेकिन समहाउ फिर भी ब्लीडिंग हो गया उसके सर से, क्लियर, एक्सीडेंट बहुत शायद ज़्यादा हुआ। तो ही सेड कि लोगों को बोल रहा कि आप चिंता मत करो, मेरे पास इंश्योरेंस है, आप लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बस मुझे मेरी हेल्प कर दो और वहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। और वो पेन में था, तो मैं ये देख रहा कि बंदे को टेंशन नहीं है, वो वाली बात कि इंश्योरेंस है उसके बाद उसको टेंशन नहीं है, और गवर्नमेंट ने भी क्या बोला है कि इंश्योरेंस लो वरना आपके चालान वगैरह कटेंगे, है ना, और एक्सीडेंट भी हुआ है तो आप लेके जाओ। अब इसका पॉइंट इफेक्ट क्या होगा, उसकी लाइफ की जो सेविंग्स है वो खत्म नहीं होंगी और उसका इलाज भी हो जाएगा, क्लियर। तो ये मैरिड गुड को बढ़ावा करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इंटरवेंशन है, क्लियर। गवर्नमेंट कंपल्सरी बना देती है, जैसे कि यूज ऑफ हेलमेट्स, सीट बेल्ट, ताकि आप लोग इनका यूज करें और इनको ढंग से काम करें, ठीक है ना। अब एजुकेशन एक्ट कंपल्सरी कर रखा है, जिसके अंदर ये बोला हुआ है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, बच्चों को, ताकि वो लोग आगे पढ़ सके। कोविड की वैक्सीनेशन दी गवर्नमेंट ने, राइट।
5-5, 10-10 रुपए की सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पर्चियां कटती हैं, ठीक है, और इलाज प्रोवाइड कराया जाता है चैरिटेबिलिटी में। अब डीमेरिट गुड जो है, जो कि नुकसान देते हैं सोसाइटी को, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस लगा देगी। देखो जी, अब जैसे स्टील है, एग्जांपल लेते हैं एक स्टील का। जो स्टील है वो पोल्यूशन तो बहुत करता है, ठीक है ना, पोल्यूशन तो बहुत करता है स्टील, बट क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बंद कर दें? क्यों? हाँ क्योंकि वो काम भी आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी कि थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाए और मतलब कि इसका दिक्कत भी ना आए, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, थोड़ा सा कैपिंग लगा देगी कि इतनी यूनिट प्रोड्यूस करो, ठीक है। कुछ ऐसा कर देगी कि भैया आपका, वही मैंने बोला, ग्रेड सिस्टम बना देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है ताकि डिस्करेज करती है ऐसे गुड्स को जो हार्मफुल है। जितना necessary उतना बनाओ। यस, जैसे ड्रग्स हैं उनको कंपल इलीगल कर रखा है इंडिया में, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट को इलीगल कर रखा है, ठीक है। स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। और जो कि ऐसे रूल्स बना रखे हैं जो कि बच्चों के लिए या फिर एडोलेसेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होने चाहिए, क्लियर। जैसे कि 25 ईयर्स से ऊपर आप लीकर पी सकते हैं, क्लियर। अब उसकी एज बढ़ा दी है, तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने बढ़ाए हुए हैं। 25 साल से ऊपर का जैसे हो गया, ड्राइविंग हो गया, जैसे कि बच्चों के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं देना, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। और उसके बाद रूल्स बनाती है गवर्नमेंट ताकि एक्सटर्नलिटीज कम हो जाए। ड्राइविंग की एज क्या है, ठीक है ना, 16 में आप लर्निंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट 18 ईयर्स है, क्लियर। अब 12 साल के बच्चे को ड्राइविंग के लिए दे देंगे गाड़ी, इसका दुष्प्रभाव होगा, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, क्लियर। तो रूल्स बना रहे हैं हम लोग ताकि ये जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है वो भी कम हो जाए। टैक्सेस ज़्यादा लगा सकते हैं उनको, पता कि इनकी डिमांड भी कम हो जाए, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अब गवर्नमेंट का पब्लिक गुड में क्या होगा, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, अगेन वही जो समाज के लिए, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लगाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन की सही से हो। हर लेवल पे एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, किस लिए बने हुए हैं, ताकि चेक करा जाए, राइट, फंक्शनिंग हो इनकी हो रही है कि नहीं हो रही। प्राइवेट डोनेशन कंट्रीब्यूशन रहता है, क्लियर। कॉर्पोरेट एंटिटीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है अपनी पूरी, और वो डोनेट करती हैं पैसे को, ताकि इन सब का जो मतलब कंजम्पशन है वो बढ़ा जा सके और मार्केट में प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोशल मोटिव भी हो। बिकॉज जो प्रॉफिट मोटिव है वो बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए, क्लियर। अब प्राइस इंटरवेंशन ऑन नॉन मार्केट प्राइस, प्राइस इंटरवेंशन, 2 मिनट का ब्रेक दो। प्राइस इंटरवेंशन होता है, आपने प्राइस इंटरवेंशन में प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग पढ़ा होगा। प्राइस फ्लोरिंग में क्या होता है कि मिनिमम, प्राइस सीलिंग में अपना मतलब मैक्सिमम प्राइस हो गया, प्राइस फ्लोरिंग मिनिमम प्राइस हो गया कि इतना आपने देना ही देना है, ठीक है। फार्मर्स के लिए जैसे बोल दिया कि इतने पे ये वेजिटेबल बिकेगा ही बिकेगा। और प्राइस सीलिंग पे क्या हो गया कि इससे ज़्यादा पे नहीं बिकेगा, इससे मेडिसिन हो गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, क्लियर। कोविड की वैक्सीन आई थी तो गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया था कि इससे ऊपर ये मार्केट पे नहीं जाएगा, क्लियर। तो एक आपका प्राइस सीलिंग हो गया जो आप अभी बोल रहे हैं मैक्सिमम प्राइस, और एक प्राइस फ्लोरिंग हो गया जो आपका मिनिमम प्राइस, क्लियर। बफर स्टॉक अगर इकट्ठा हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसको परचेज करने को भी राजी है अगर मार्केट में कोई नहीं लेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन फेलियर क्या होता है, देखो जी, गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे सिगरेट के पैकेट्स पे
लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। सेबी हमेशा बोलती है कि पढ़ लिख के जांच करें, मार्केट स्कीम्स जो होती है मार्केट से रिस्क पे रहती है, क्लियर, ताकि लोगों की नॉलेज इंप्रूव हो। एडवर्टीजमेंट देती है ताकि लोग रिस्पॉन्सिबल बने और इंफॉर्मेटिव रहे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलवेज गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोवाइड सब्सिडी, जॉब रिजर्वेशन, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लाती है, जेंडर सेंसिटिव बिल्डिंग लाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है, ठीक है। और ये सब देखा जाता है, ट्रांसफर पेमेंट देखा जाता है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? वो किसी का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं। हाँ, जिनका डायरेक्ट मतलब वन साइडेड हो गया ना, क्लियर, हाँ, यस। और लड़कियों के लिए जैसे कि एक सुकन्या योजना होगी, जैसे आप ये बोल रहे ना, ठीक है, सुकन्या योजना हो गई कि भाई जिससे कि गर्ल्स को बेनिफिट हो, क्लियर। या फिर अगर आप गर्ल्स के नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़ता है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्लियर। तो ऐसे ही चलता है। ब्लैक इकोनॉमी पे इंटरवेन करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये रूल्स बने रहें और ब्लैक इकोनॉमी जो है वो कम से कम ऑपरेट करे, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इफेक्टिव होगा या लेस एफिशिएंट होगा ये तो बाद में ही पता लगता है, ठीक है। बट अगर लेस इफेक्टिव भी रहता है, जैसे हमने बात की थी किस चीज में, प्रोड्यूसर क्या हो रहा था, डिस्करेज हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी दे दी, क्लियर, ताकि बायर और सेलर दोनों ही डिस्करेज ना हो, क्लियर। गवर्नमेंट का फेलियर कब अकर होता है, जब इनइफेक्टिव, यस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्लियर। आपने वेस्टेज करे रिसोर्सेज का, इतना इफेक्ट उसका नहीं आया, या फिर आपने इंटरवेंशन करी और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। मैंने अभी बताया था ना, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस का बर्डन जो है वो बायर के ऊपर शिफ्ट करा जा रहा है rather देन प्रोड्यूसर के ऊपर, इन द केस ऑफ इनइलास्टिक गुड्स, क्लियर। तो यही इस चैप्टर में था हमारा सीखने का, और हमने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। और मार्केट फेलियर को बचाने का तरीका सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा विद वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वेरियस स्टेप्स हर जगह पे, ताकि जो समाज है उसको फ़ायदा हो सके। प्रॉफिट मोटिव तो है ही है, साथ साथ सोशल वेलफेयर भी बढ़ सके, क्लियर।